बिहार चंद्रगुप्त मौर्य की जमीन, आचार्य कौटिल्य की धरती, जिस स्टेट से प्राचीन भारत की सबसे बड़ी एम्पायर बनी थी, जिसने ओरिजिनल अखंड भारत बनाया था, जो स्टेट इंडिया के गोल्डन एज का गढ़ था, आखिर क्या हो गया उस बिहार को, जिसे आज इंडिया के सबसे गरीब राज्यों में काउंट किया जाता है। बिहार आज सबसे ज्यादा लेबर सप्लाई करने वाला राज्य कैसे बन गया? क्यों बिहार के लोगों को पूरे देश में शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है? क्यों एक बिहारी को दूसरे स्टेट में अपनी पहचान छुपानी पड़ती है? दोस्तों, अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी डाटा, बिहार में चारों तरफ क्राइम और करप्शन फैला हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार से है, जहां एक और हत्या की वारदात से हड़कंप मच गया। बिहार में हाल के दिनों में हत्या की कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जिससे बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति इस कदर बिगड़ती जा रही है कि अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। राज्य के डॉन who was convicted of the murder, Anand Mohan, has walked out of Bihar's prison because the government of the state. बिहार के बेगूसराय में पुलिस सिपाही की परीक्षा में फर्जीवाड़ा और सेटिंग करने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। दोस्तों, बिहार में आजादी से पहले जमींदारी उन्मूलन कानून या बिहार के साथ अंग्रेजों ने क्या किया, इस सब के बारे में आज हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बारे में हमने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे देख सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो। दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे वो आजादी के बाद क्या क्या हुआ, कैसे बिहार में क्राइम और करप्शन बढ़ता गया, जिसकी वजह से बिहार में जंगल राज और गुंडा राज कायम हुआ। दोस्तों, जानकार ऐसा बताते हैं कि इस सब की जो शुरुआत हुई, उसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है जेपी मूवमेंट। हुआ कुछ ऐसा कि 18 मार्च 1974 को बिहार से जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में छात्र आंदोलन की नींव पड़ गई थी। इसमें जो छात्र थे, परिवारवाद, वंशवाद, करप्शन, तानाशाही और एजुकेशन सिस्टम को बदलने की मांग कर रहे थे। दोस्तों, ये आंदोलन पूरे देश में ऐसा फैल गया कि देखते ही देखते राजनीति का पूरी तरह से चेहरा ही बदल गया। ये आंदोलन करीब 1 साल तक चला। देश ने इस मूवमेंट के साथ साथ आपातकाल का वो बुरा दौर भी देखा। दोस्तों, 18 मार्च 1974 को पटना में छात्रों और युवकों द्वारा मूवमेंट शुरू किया गया था। इसे बाद में जेपी का नेतृत्व मिला था। अगर उस दिन की बात करें तो 18 मार्च के दिन विधान मंडल के सत्र की शुरुआत होने वाली थी। राज्यपाल दोनों सदनों यानी कि संयुक्त बैठक को संबोधित करने वाले थे। वही पटना के जो छात्र आंदोलनकारी थे, उनकी योजना थी कि वो राज्यपाल को असेंबली बिल्डिंग में जाने से रोकेंगे। एक तरह से कहें तो वो उनका घेराव करेंगे। लेकिन इस प्लान का पता चलने के बाद उस समय की जो रूलिंग पार्टी के एमएलए थे, सुबह 6 बजे ही असेंबली बिल्डिंग में पहुंच गए थे। वही अपोजिशन एमएलए ने राज्यपाल के अभिभाषण के बायकॉट का निर्णय किया, इसीलिए वो वहाँ गए ही नहीं। उधर जो राज्यपाल थे आर.डी. भंडारे किसी भी कीमत पर असेंबली बिल्डिंग पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। वही छात्रों ने राज्यपाल की गाड़ी को रास्ते में रोक लिया। पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोकने की कोशिश की। दोस्तों, उस समय पुलिस ने स्टूडेंट और यूथ पर बहुत ही ब्रूटली ढंग से लाठीचार्ज किया था। इस घटना में कई छात्र मारे गए थे। 8 अप्रैल 1974 को जयप्रकाश नारायण ने विरोध के लिए जुलूस निकाला। दोस्तों, यानी कि 18 मार्च 1974 को यह मूवमेंट स्टार्ट हुआ था और 8 अप्रैल 1974 को जयप्रकाश नारायण ने भी इस जुलूस को ज्वाइन किया और विरोध के लिए जुलूस निकाला, जिसमें सत्ता के खिलाफ आक्रोशित जनता ने हिस्सा लिया। इसमें हजारों ही नहीं लाखों लोगों ने भाग लिया और दोस्तों, खुद जयप्रकाश नारायण ने इसकी अगुवाई की थी। दोस्तों, जयप्रकाश नारायण के इस मूवमेंट में ज्वाइन होने से इंदिरा गांधी के नीचे से सत्ता की जो जमीन थी वो अब खिसकने लगी थी और बाद में इंदिरा गांधी को विरोध का इतना ज्यादा सामना करना पड़ा कि उनके हाथ में सत्ता ज्यादा वक्त तक नहीं रही। दोस्तों, जयप्रकाश नारायण ने आजादी के बाद ही नहीं, उससे पहले भी गांधी जी के साथ भारत छोड़ो जैसे मूवमेंट को सफल बनाया था। दोस्तों, इस मूवमेंट में जो एक बड़े सबसे पॉलिटिकल लीडर फेमस हुए बिहार में, उनका नाम है लालू प्रसाद यादव। दोस्तों, 1970 से 1979 के दशक में कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। मुख्यमंत्री बनने पर किसानों को बड़ी राहत देते हुए गैर लाभकारी जमीन पर मालगुजारी टैक्स को खत्म कर दिया था। मुंगेरी लाल कमीशन लागू कर गरीबों और पिछड़ों को आरक्षण दिलाने का काम किया था। कर्पूरी ठाकुर बिहार के लिए बहुत काम कर रहे थे। बिहार में अलग अलग कास्ट के बीच में इक्वालिटी लाना चाहते थे। बिहार में डेवलपमेंट की भी कोशिश कर रहे थे। 1988 में कर्पूरी ठाकुर की डेथ हो गई। इसके बाद जो बिहार की राजनीति थी, उसमें एक वैक्यूम क्रिएट हो गया और जिसको भरा लालू प्रसाद यादव ने, क्योंकि लालू प्रसाद भी कर्पूरी ठाकुर की तरह कास्ट इक्वालिटी की बात करते थे, डेवलपमेंट की बात करते थे और कर्पूरी ठाकुर की तरह ही उन्होंने एक नारा जारी किया, विकास नहीं सम्मान चाहिए सोसाइटी में। दोस्तों, 10 मार्च 1990 को लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बने बिहार के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुख्यमंत्री बनते ही कास्ट इक्वालिटी और डेवलपमेंट को वो ऐसे भूल गए थे जैसे सोनम गुप्ता अपने बॉयफ्रेंड को भूल गई थी। दोस्तों, लालू प्रसाद अपर कास्ट के खिलाफ बहुत ही भद्दे भद्दे कमेंट मारना स्टार्ट कर दिए थे। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव ने एक नारा दिया, भूरा बाल साफ करो। इसका मतलब था अपर कास्ट यानी कि भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला को खत्म करो। एक्चुअली साल 1990 का दशक बिहार में पिछड़ी जातियों के उभार का दौर था। इसी दौरान लालू प्रसाद के इस नारे ने बिहार में जातिगत घृणा की राजनीति को पूरी हवा दी और इसका बिहारी जनमानस पर बहुत ही गहरा असर पड़ा। दोस्तों, बिहार की पॉलिटिक्स से जिनका परिचय है, उन्हें पता है कि ये नारा 90s में हर चुनाव को प्रभावित करता था। लालू प्रसाद कहने को तो कहते थे कि वो पिछले वर्गों के लिए लड़ रहे हैं और मीडिया ऐसा कहता कि लालू प्रसाद सिर्फ उनकी यादव कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी को सपोर्ट करते थे। लेकिन जो भी लोग लालू प्रसाद को
करीब से जानते हैं या बिहार की राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको अच्छे से मालूम होगा कि लालू प्रसाद सिर्फ अपने इंटायर फैमिली और यहाँ तक कि अपने दूर के रिलेटिव या फिर जो बिहार में बड़े बड़े बाहुबली और क्रिमिनल थे उनको ही सपोर्ट करते थे। और यही सेम पैटर्न मुलायम सिंह ने उस समय उत्तर प्रदेश में भी फॉलो किया था। इन दोनों पॉलिटिशियन ने दूसरी कम्युनिटी को तो छोड़ दीजिए, अपनी कम्युनिटी के लिए भी कभी कुछ नहीं किया। और यही है बिहार में लालू यादव का सम्मान पॉलिटिक्स का सच। दोस्तों, अब आप लोगों के मन में एक सवाल उठता होगा कि अगर ये लोग इस टाइप की पॉलिटिक्स करते थे तो फिर उस समय इलेक्शन पे इलेक्शन कैसे जीत जाते थे। तो दोस्तों, स्टार्ट उत्तर प्रदेश से करते हैं। 90s के दशक में उत्तर प्रदेश में 3 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हुआ करती थी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी। कांग्रेस का जो जनाधार था इन प्रदेश में 90s के दशक में वो लगभग ना के बराबर हो गया था। उस समय ये तीनों पार्टियां खुलेआम जातिगत पॉलिटिक्स करती थी। समाजवादी ओबीसी कम्युनिटी स्पेशली यादव और मुस्लिम को लेकर राजनीति करती थी, या ऐसा कहें कि उनके लिए लड़ने का दिखावा करती थी। बीएसपी एससी और एसटी कम्युनिटी के लिए राजनीति करती थी। और उस समय उत्तर प्रदेश और बिहार में ऐसा कहा जाता है कि जो बीजेपी है वो सिर्फ अपर कास्ट वालों की पार्टी है। अब जो इन प्रदेश की जनता थी उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि अपनी ही जाति के किसी कैंडिडेट को वोट करे। दोस्तों, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कई बार होता क्या था कि जो यादव कम्युनिटी है मुलायम सिंह से बिल्कुल खुश नहीं होते थे, लोग गालियां देते थे, लेकिन फिर भी वोट मुलायम सिंह को दिया करते थे क्योंकि वो भी यादव थे। तो किसी के पास कुछ ऑप्शन नहीं था सिवाय इन पार्टियों के। दोस्तों, अब लौटते हैं बिहार में। लालू यादव जिसके लिए ज्यादा फेमस है वो है बिहार में जंगल राज का कल्चर क्रिएट करने के लिए। अगर बिहार के वरिष्ठ पत्रकारों की माने तो लालू यादव के गवर्नेंस में बिहार को बेसिकली गुंडे चलाते थे। दोस्तों, उस समय बिहार के सबसे बड़े जो गुंडे थे वो थे साधु यादव और सुभाष यादव। ये दोनों ही लालू यादव के साले थे। इमेजिन कीजिए, जो बंदा पूरे स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर का इंचार्ज है उनके अपने ही साले उसी स्टेट के सबसे बड़े गुंडे हैं। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि 90s के दशक में बिहार की जो पुलिस थी वो कितनी अनमोटिवेटेड थी, वो लोग क्राइम पर एक्शन क्या लेते। दोस्तों, इसका उदाहरण है 2002 में राबड़ी के मुख्यमंत्री रहते पटना में लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की शादी हुई थी। तब लालू के करीबी कार शोरूम से नई कारों को लेकर जा रहे थे ताकि हर मेहमान को नई कार से लालू राबड़ी के घर तक छोड़ा जा सके। इस दौरान करीब 50 नई अनरजिस्टर्ड कारें शोरूम से लूट ली गई थी। जो उद्योगपति और व्यापारी थे चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाते थे। ज्वेलरी, फर्नीचर सब कुछ लूटा गया और इस सब के खिलाफ उस समय पुलिस ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। लेती भी कैसे? उस समय बिहार पुलिस के हाथ में था क्या? दोस्तों, उस समय बिहार का चप्पा चप्पा किडनैपिंग, मर्डर, रेप, चोरी, डकैती, एक्सटॉर्शन, भ्रष्टाचार आदि की घटनाओं में लवरेज था। विरोधियों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि लालू राबड़ी के शासन में किडनैपिंग को उद्योग का दर्जा मिल गया था। जब जिसे जैसे इच्छा होती थी वे रोक टोक किसी को भी उठा लेता। खासकर डॉक्टर, इंजीनियर और जो बिजनेसमैन थे किडनैपर के हमेशा निशाने पर आते थे। इन्हें दिन दहाड़े उठा लिया जाता था और ऐसी घटनाएं करीब करीब रोज ही सामने आती थी। द टाइम्स ऑफ इंडिया की ओर से तब करवाए गए एक सर्वे से पता चला कि 1992 से 2004 तक बिहार में किडनैपिंग के 32,085 मामले सामने आए थे। कई मामलों में तो फिरौती की रकम को लेकर होस्टेजेस को मार भी दिया जाता था। बिहार पुलिस की वेबसाइट के मुताबिक 2000-2005 के बीच 5 साल की अवधि में 18,189 हत्याएं हुई थी। दोस्तों, इस आंकड़े को ध्यान में रखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि 15 सालों में 50,000 से ज्यादा लोग मौत के घाट उतार दिए गए थे। दोस्तों, हैरानी की बात है कि जो सिर्फ डिक्लेयर क्रिमिनल थे वही मर्डर नहीं किया करते थे, बल्कि सांसदों, विधायकों के इशारों पर भी हत्याएं होती थी। क्रिमिनल को सपोर्ट करने के साथ साथ लालू यादव नक्सल्स को भी खूब सपोर्ट किया करते थे। वही नक्सल जो इनोसेंट सिपाहियों और सिविलियन को अटैक करते थे। इसका जीता जागता उदाहरण है सीवान का सांसद शहाबुद्दीन, जो कि लालू यादव की ही पार्टी आरजेडी का एमपी था। सीवान में शहाबुद्दीन की पैरेलल सरकार चलती थी। लोगों के लड़ाई झगड़े निपटाने हो या घरेलू विवाद, भूमि का बंटवारा करना हो या उससे जुड़ा कोई भी विवाद, सीवान में पुलिस या प्रशासन का कोई रोल नहीं था। वहाँ सिर्फ शहाबुद्दीन का राज चलता था। 2004 में बिहार में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। दोस्तों, एक दुकानदार चंदा बाबू के 3 बेटों गिरीश, सतीश और राजीव का शहाबुद्दीन ने अपहरण कर लिया और बाद में 2 भाइयों गिरीश और सतीश के ऊपर तेजाब डालकर उनकी हत्या कर दी गई। और जो तीसरा भाई था राजीव, बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाने में कामयाब हुए। इस डबल मर्डर के केस के आरोप भी शहाबुद्दीन पर लगे। ये केस सालों तक चलता रहा। 2015 में इस डबल मर्डर के केस में जो तीसरा भाई चश्मदीद गवाह था राजीव, उसकी भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। लेकिन बाद में इसी डबल मर्डर केस में शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इस सजा को अप्रूव भी किया था। दोस्तों, इसी समय शहाबुद्दीन पर एक के बाद एक कई मामलों पर सजा सुनाई जा रही थी। इसी दौरान एक बार पुलिस शहाबुद्दीन के पुश्तैनी घर में छापेमारी करने पहुंची तो उनके घर से कई पाकिस्तानी हथियार, AK-47 सेना के नाइट विजन डिवाइस बरामद हुए थे। दोस्तों, 2003 में डीजीपी DP ओझा ने एक डोसियर क्रिएट किया था जो ये दिखाता था कि शहाबुद्दीन का दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान की ISI के साथ भी कनेक्शन थे। लेकिन दोस्तों, बिहार में उस समय अपीजमेंट इस लेवल पर चल रहा था कि लालू यादव ने शहाबुद्दीन पर एक्शन लेने की बजाय डीजीपी DP ओझा का ही ट्रांसफर कर दिया था। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि आज की डेट में अगर किसी पॉलिटिशियन का ISI से लिंक निकल कर आता है तो उसका कैरियर ही खत्म हो जाता है।
खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लेकिन लालू के राज में क्रिमिनल कुछ भी कर सकते थे। दोस्तों, ससुराल में दामाद को भी इतनी इज्जत नहीं मिलती थी जितनी इज्जत लालू यादव के राज में क्रिमिनल को मिलती थी। दोस्तों, एक बार दो जर्नलिस्ट मनवंत चौधरी और एनआर मोहंती जेल में शहाबुद्दीन का इंटरव्यू लेने के लिए गए थे। वो लिखते हैं, शहाबुद्दीन खुद जेल के सुपरिटेंडेंट की कुर्सी पर बैठा था, जबकि सुपरिटेंडेंट जमीन पर बैठे थे। दोस्तों, बिहार में 1990 से 2005 के बीच हालात इतने खराब हो गए थे कि 5 अगस्त 1997 को एक याचिका पर सुनवाई के दौरान पटना हाई कोर्ट ने बिहार को पहली बार जंगल राज तक कर दिया था। पटना हाई कोर्ट ने तब इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा था, बिहार में सरकार नहीं, बिहार में जंगल राज कायम हो गया है। और तभी से लालू यादव के शासन को एक नया नाम जंगल राज मिला था। लालू राबड़ी के शासन काल में बिहार के मामले में बिहार की स्थिति जर्जर हो गई थी। नए उद्योग धंधे लगने की बात तो दूर, पहले से चल रहे उद्योग धंधे भी बंद हो गए। रोजगार के लिए लोगों को दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ा। शिक्षा की हालत ऐसी कर दी गई कि आज भी बिहार इससे पूरी तरह से उभर नहीं पा रहा है। लालू कहा करते थे, डॉक्टर इंजीनियर तो अमीर लोगों के बेटा बेटी बनता है, गरीब तो चरवाहा बनता है। इसीलिए लालू ने चरवाहा विद्यालय खोल दिया था। इन चरवाहा विद्यालयों का मकसद क्या था, इनमें कौन सी पढ़ाई जानी थी, इसका अंदाजा आज भी नहीं लगाया जा सका है। हाँ, इन स्कूलों के नाम पर जारी फंड में भरपूर भ्रष्टाचार हुआ। शिक्षा की बदतर हालत ने बिहार के युवाओं को राज्य से बाहर जाने को मजबूर कर दिया। यही हालत सड़कों की थी। तब एक कहावत बहुत मशहूर हो गई थी कि बिहार की सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें हैं, ये पता नहीं चल पाता। लेकिन दोस्तों, बिहार में पिछले कुछ सालों में काफी कुछ ग्रोथ देखने को मिली है। बिहार गवर्नमेंट को भी फोकस करना चाहिए कि जो प्राइवेट इंडस्ट्री है उनको इन्वाइट किया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा रोजगार क्रिएट हो। दोस्तों, बिहार की जमीन बहुत ही फर्टाइल है, लेकिन ज्यादातर हिस्से पर खेती नहीं हो पाती। बिहार गवर्नमेंट इसमें भी सुधार कर सकती है। बिहार में बड़े क्रिमिनल और क्राइम दोनों कम हुआ है, लेकिन छोटे लेवल पर अभी भी पॉलिटिशियन के सपोर्ट से क्राइम हो रहा है, जिसको कि अब कंट्रोल किया जाना चाहिए। दोस्तों, जिससे जो प्राइवेट सेक्टर है भयमुक्त होकर इंडस्ट्री वगैरह सेटअप कर सके। दोस्तों, कोई भी इंडस्ट्री जब किसी स्टेट में आने से पहले वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखती है, और जो बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट और लॉ एंड ऑर्डर के लिए काफी कुछ किया है, वो भी तो बिहार में अलायंस में थी। आखिर उसने क्यों नहीं कुछ किया? नीतीश कुमार ने बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर पर पिछले 15 सालों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। दोस्तों, एक बार तो नीतीश कुमार ने यहाँ तक कह दिया था कि हाईवे बनाने का फायदा क्या है, गरीब आदमी हाईवे थोड़ी खा सकता है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। दोस्तों, अगर ऐसे कंटेंट देखना आपको पसंद है तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन।